हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आइए, आज हम आपको संस्कृत हिंदी क्लासेस में मेरीलाल लेक्चरर 4वीं इंटर कॉलेज डाट हमीरपुर उत्तर प्रदेश से आज हम आपको ये यूपी बोर्ड का जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड है, इनके द्वारा जारी किया गया लेटेस्ट आपका जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और कल भी आपको हम इसे बताए थे कि हम आपको आने वाले जो लेक्चर हैं, कई बच्चों ने हमें सुझाव दिया था कि सर हमें अभी पाठ्यक्रम क्लियर नहीं है और ये कोविड-19 में जानकारी मिली है कि 30% कोर्स कम कर दिया गया है। कितना कोर्स कम किया गया है इस बात की जानकारी नहीं थी। तो हम जब आगे की तैयारी कर रहे होते हैं, उस तैयारी को पूरा करने के लिए पहले हमें ये जानकारी लेना है कि जिस क्षेत्र में हम तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। इसकी जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, तभी हम लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आइए आज हम आपको ये सामान्य हिंदी अर्थात ये कक्षा 12 की जो सामान्य हिंदी है, जिसे हम विज्ञान वर्ग के जितने भी हमारे स्टूडेंट होते हैं, वो चाहे एग्रीकल्चर के हों या मतलब एग्रीकल्चर कृषि से लेकर के कर रहे हों या मैथमेटिक्स या बायो से लेकर के जीव विज्ञान लेकर के अपनी पढ़ाई कर रहे हों, उन सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। और अभी लेटेस्ट नवीनतम ये आपका पाठ्यक्रम है। और आज जो देख रहे हैं पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी जो फैली हुई है, इसको ध्यान में रखते हुए आपका 30% कोर्स कम कर दिया गया है। क्यों कम कर दिया गया है? आप समझ रहे होंगे कि इस समय विद्यालय नहीं खुल पा रहे हैं। विद्यालयों में पठन पाठन का जो कार्य है वो न हो पाने की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में हमारे विषय विशेषज्ञों ने एक सही निर्णय लिया है और आप सबके हित में और ध्यान में रखते हुए बच्चों के 30% कोर्स कम कर दिया जाए और 100 नंबर का प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो कितना कोर्स कम किया गया है, पहले हम इस बात की चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको ये बताएंगे कि इस पाठ्यक्रम में आपके कैसे-कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और किस पुस्तक से, किस पाठ से, किस टाइप के प्रश्न होंगे, उनके बारे में विस्तार से कौन कितने नंबर का प्रश्न होगा, इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि आपके पाठ्य पुस्तकों में कौन-कौन से पाठों से कितना पाठ्यक्रम आएगा और कितने-कितने मतलब अ, छोड़ दिए गए थे कि किस-किस पाठ को हमें अध्ययन करना है, किसको नहीं करना है। इस बात की विस्तार से जानकारी करते हैं। तो आइए फिर जुड़ जाएं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ प्यारे बच्चों, सावधानी के साथ और बड़ी प्रसन्न खुशी-खुशी आपको पढ़ना चाहिए। आलस्य जो होता है ना, वो मनुष्य के शरीर में एक शत्रु के समान होता है, दुश्मन के समान होता है। इसलिए आलस्य को तो हमेशा-हमेशा के लिए मार-मार कर उसको भगा देना चाहिए। जैसे आप अपने मित्रों में होता है ना, जो बदमाशी करता है, उसको आप भगा देते हैं, वैसे जो आपका दुश्मन है, आपके शरीर में निवास करता है, उसको तो पहले ही भगा देना चाहिए। अर्थात आलस्य का हमें हमेशा-हमेशा के लिए दूर भगा देना चाहिए। तो आइए, कहा जाता है कि विद्वान की ही एक ऐसा होता है जो विद्वान के द्वारा परिश्रम का महत्व है वो विद्वान ही जानता है। आप सभी विद्यार्थी हैं और विद्या का महत्व आप ही जानते हैं। इसलिए इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए आइए शुरू करते हैं। और जो लोग इसको चाहें तो आप अपने नोटबुक ले लें और नोटबुक में आप लिखते भी जाएंगे और इसकी पीडीएफ भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। पीडीएफ देखिए, इस पाठ्यक्रम से संबंधित कितनी वीडियो बनाई गई हैं, इसकी जानकारी के लिए आप क्या करेंगे, वीडियो में एक गोला बना होता है, उस गोले में आप देखेंगे यहाँ पर एक छोटा-सा आई की तरह निशान बना होता है। उस जैसे ही गोले को आप क्लिक करेंगे, वैसे ही इस पाठ्यक्रम से संबंधित, इस पाठ से संबंधित कितनी वीडियो हैं, वो अपने आप खुल जाएँगी। आप जिसे चाहें उसे देख सकते हैं। अगर कहीं आपको कठिनाई होती है, नहीं समझ में आता है, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में जाकर नोट करें और या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, उसमें आप हमें स्वयं संपर्क कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से। हम आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ज़रूर उसका निराकरण करेंगे। तो आइए, बहुत हुआ, अब शुरू करते हैं अपना पाठ्यक्रम में। देखिए, ये कक्षा 12 सामान्य हिंदी अर्थात विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है। ये जो साइंस साइड पढ़ते हैं उन सभी साइंस साइड के विद्यार्थियों के लिए है। वो चाहे मैथमेटिक्स जीव विज्ञान वाला हो, चाहे गणित वाला हो या
एग्रीकल्चर के जो विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए आवश्यक है। आइए तो शुरू करते हैं। देखिए, ये कोविड-19 महामारी के कारण जो शैक्षिक सत्र हमारा 2020 और 21 है, इसमें समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड उत्तर प्रदेश ने ये निर्णय लिया है कि हम 30% कोर्स कम कर देंगे, किया है उन्होंने। और वो 30% कोर्स जो कम किया गया है वो कौन कौन से पाठ है, आइए उसको विस्तार से जान लें। देखिएगा, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है वो दो खंडों में विभाजित है, खंड का और खंड खा। खंड का के अंतर्गत आपकी 3 पुस्तकें हैं। नंबर 1 होता है गद्य, नंबर दूसरा है काव्य, नंबर तीसरा है कथा साहित्य। ये कथा साहित्य 3 पुस्तक से आपको खंड का के अंतर्गत आता है। तो खंड का में सबसे पहले जैसे गद्य आप देखते हैं, तो गद्य को आप खोल लीजिएगा। उसमें 2 पाठ हैं आपके। पहला है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर रॉबर्ट नर्सिंग होम में, इसको आपको नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ दिया गया है। दूसरा पाठ है आपका हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा गया निंदारस। आप देख लीजिएगा, आपकी जो गद्य गरिमा पुस्तक होती है ना, या हिंदी की कक्षा 11 की 12 की पुस्तक है, तो इसमें आप खोलिएगा विषय सूची, तो उसमें से आप उसको एक लाइन से पेंसिल से उसको काट दीजिए, उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। दूसरा आप देखिए काव्य। काव्य में आप देखिए, काव्य काव्य हेतु निर्धारित जो पाठ्य वस्तु है, कौन कौन से पाठ नहीं पढ़ना उसको देखिएगा। काव्य में देखिए मैथिली शरण गुप्त, इनके द्वारा लिखा गया गीत नहीं पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया गीत नहीं पढ़ना है, शेष भाग को पढ़ना है। और जयशंकर प्रसाद जी ने देखिए आंसू भी लिखा है, झरना भी लिखा है, लहर से लिया गया है, तो इसमें आपको गीत नामक जो काव्य है इनका, उसको नहीं पढ़ना है, अन्य चीजें पढ़नी, इनके शीर्षक पढ़ने हैं। और इसी प्रकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी के पाठ को आप देखिए, इनके द्वारा लिखे गए पाठों को आप देखिएगा, उसमें आपको नौका विहार है और परिवर्तन है। इसके बाद बापू की प्रति है। 3 आपको पाठ्यक्रम में दिए गए थे, इनमें से नौका विहार आपको नहीं पढ़ना। ये नौका विहार पढ़ना है, बापू की प्रति 2 का अध्ययन करना है, लेकिन परिवर्तन नामक जो काव्य है इसका अध्ययन नहीं करना है। इसके बाद आप आइएगा रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी को आप देख रहे होंगे, इन्होंने पुरूरवा और उर्वशी 2 चीज आपको लिखी हैं, ये दोनों चीजें आपको नहीं पढ़ना है। तो अब आपने ये काव्य में जान लिया और गद्य में भी जान लिया। अब आपको हम लेकर चलते हैं कथा साहित्य, जिसे हम कथा भारती के नाम से हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में एक पुस्तक चलती है। उस कथा साहित्य के अंतर्गत कौन कौन सी कहानियां हैं जिनका अध्ययन हमें नहीं करना है। तो आइए देखते हैं। ये है शिवानी जी के द्वारा लिखी गई एक लाटी नामक कहानी है। इस लाटी नामक कहानी का अध्ययन हमें नहीं करना है। तो अब अभी तक आपने देखिएगा, ये खंड का आपने अध्ययन किया है कि कौन कौन सा पाठ्यक्रम हमारा 30% कम किया गया है, इसको नहीं पढ़ना था। अब आ गया आपको, देखते हैं खंड खा के अंतर्गत देखिएगा संस्कृत दिग्दर्शिका एक पुस्तक है और व्याकरण है, वो हिंदी और संस्कृत दोनों की व्याकरण आपको अध्ययन करनी है। तो कौन कौन सा कम किया गया है कोर्स, उसको आप देख लीजिएगा। इस कोर्स में आपके सामान्य हिंदी के जो विद्यार्थी हैं उन सभी को संस्कृत के लिए निर्धारित जो पाठ्यक्रम था उसमें भोजस्य औदार्यम नामक पाठ है, उस भोजस्य औदार्यम नामक पाठ को नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ देना है, इस वर्ष नहीं पढ़ना है। और संस्कृत व्याकरण आप देखिएगा, संस्कृत व्याकरण जिसमें संज्ञा के शब्द रूप दिए जाते हैं, सर्वनाम के भी शब्द रूप दिए गए हैं। तो संज्ञा के जो रूप है राजन है, जगत है, सरित है, इन 3 रूपों का अध्ययन नहीं करना है। और सर्वनाम जो है आपके सर्वनाम रूप है, इन सर्वनाम शब्द रूपों के में सर्व है, इदम है और यद, इन 3 रूपों का भी अध्ययन नहीं करना है। इसके बाद आप देखिए काव्य सौंदर्य। अब काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आप देखेंगे, काव्य सौंदर्य में भ्रांतिमान एवं संदेहा 2 अलंकार है, इनको आप इसका भी अध्ययन नहीं करना है, ये छोड़ दे। अब इसके बाद देखिए, अभी तक आपने जानकारी ली कि कौन कौन से पाठ, कौन कौन से आपके व्याकरण में जो पाठ हैं उनका अध्ययन नहीं करना है। तो आपको क्या अध्ययन करना है, अब आप देखिएगा इम्पॉर्टेंट अब आपका आया कि कौन कौन से पाठों का अध्ययन करना है, आइए, और कितने कितने नंबर के उससे प्रश्न आएंगे, पहले आप इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। चलिए आप देखते हैं कि आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से पाठ से कितना कितना प्रश्न पूछा जाएगा। ये कक्षा 12 में जो सामान्य हिंदी है, इसके अंतर्गत खंडका अर्थात खंडका में 3 पुस्तक आपको हमने बताया था, उन 3 पुस्तकों में आपके 50 नंबर के प्रश्न आएंगे। और खंडखा जो संस्कृत दिग्दर्शिका है और कुछ इसमें काव्य के तत्व हैं, इनमें आपको अध्ययन करना है और ये 50 नंबर के प्रश्न इससे भी आना है।
तो आप ये देखिएगा हिंदी काव्य पहला है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास से आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि आप गद्य की जो पाठ्य पुस्तक है, इस पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित आपसे उनकी विभिन्न कालों के युगों के जो प्रवर्तक लेखक हैं, विभिन्न युगों के प्रवर्तक लेखक, चाहे वो द्वितीय युग हो चाहे आपको भारतीय युग हो, इन सभी के जो लेखक हैं और उनके प्रवर्तक हैं, उनकी रचनाएं, इस पर आधारित आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होना है। इस तरीके से 5 नंबर का ये हो गया। इसी तरह से हिंदी काव्य में काव्य साहित्य का इतिहास दिया जाता है या पद्य साहित्य का इतिहास इसको भी कह सकते हैं। और विभिन्न कालों के जो प्रमुख कवि हैं उनकी कृतियों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए आप समझ लें, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम उसे कहते हैं जब एक प्रश्न आपसे पूछा गया और उसके 4 विकल्प दे दिए जाते हैं, उनमें से कोई एक विकल्प हमारा सही होता है, उस विकल्प को हमें लिखना होता है। इस तरीके से ये 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 5 प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और इस तरह से वो 5 नंबर के हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास दोनों को आपसे 10 नंबर का प्रश्न पूछे गए हैं। अगला देखिएगा, पाठ्यक्रम में निर्धारित जो गद्यांश हैं, जितने भी हिंदी गद्य के जो आप पाठ हैं, उन पाठों से 2 गद्य पूछे जाए। 2 में से 1 गद्य आपको करना अनिवार्य होता है और जो गद्य आप करेंगे 2 में से कोई एक करेंगे। कोई जो गद्य आप करेंगे उस गद्यांश को पहले पढ़ करके 5 प्रश्न उससे पूछे जाएंगे और उन 5 प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस तरीके से 10 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। और इसी तरह से गद्यांश के जैसे पूछा गया वैसे ही पद्यांश में 2 पद्यांश दिए जाएंगे। 2 में से 1 पद्यांश आपको करना होगा और उस पद्यांश को जब आप पढ़ेंगे तो उस पर आधारित 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उन 5 प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस तरह से 10 नंबर का पद्यांश पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो गद्य और पद्य दोनों से 10-10 नंबर का ये प्रश्नों के उत्तर देना है। अब क्या आना है देखिएगा, पाठ्यक्रम में निर्धारित आपका लेखकों का साहित्यिक परिचय। देखिएगा, सामान्य हिंदी के जो हमारे विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए लेखकों का साहित्यिक परिचय नहीं पूछा जाता है, बल्कि उनका जीवन परिचय पूछा जाता है। क्या पूछेंगे? जीवन परिचय। तो जीवन परिचय उनकी रचनाएं और कभी कभी साहित्यिक परिचय भी पूछ लिया जाता है। तो आप जब इन साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो ध्यान रखें, आपको 80 शब्द कम से कम लिखना है। अधिकतम आप जो भी लिख सके उसको 100 शब्द 125 शब्द आप लिख सकते हैं। तो आप कम से कम 10 से लेकर के 15 लाइन के बीच में आप इसको लिखेंगे। 5 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का। 3 नंबर का जीवन परिचय और 2 नंबर की उनकी रचनाएं, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों ही आपको मिलकर के 5 नंबर का ये जीवन परिचय और उनकी रचनाएं हुआ। इसी तरह से काव्य जो आप पढ़ते हैं पद्य, तो काव्य में भी कवियों का साहित्य जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एवं उनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। ये भी आप 80 शब्दों से कम लिखेंगे, अधिकतम जो भी आप लिख सकें, और उसमें भी रचनाएं जरूर देना है। तो रचनाएं जब आप अलग से देते हैं तो रचना वो 2 नंबर की और जीवन परिचय इनका 3 नंबर का या साहित्यिक परिचय 3 नंबर का, दोनों मिलाकर के 5 नंबर का ये भी प्रश्न रहेगा। अगला है पाठ्यक्रम में। देखिए, पाठ्यक्रम में निर्धारित जो कहानियां हैं, जो गद्य गरिमा नामक पुस्तक है, इस पाठ्यक्रम में निर्धारित जो कहानियां हैं उन कहानियों का सारांश या उद्देश्य या उस पाठ कहानी पर आधारित किसी पात्र का चित्रण लिखने के लिए आपको पूछा जाएगा। तो कोई एक प्रश्न करना है आपको, ठीक है। 2 प्रश्न आपसे जैसे पूछे गए, 3 प्रश्न पूछे गए, तो उनमें से केवल एक प्रश्न का उत्तर देना है और वो आपका होगा 5 नंबर का। कितने का होगा? 5 नंबर का, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो निर्धारित पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य होता है। खंड काव्य आप देखिएगा, आपको बताएंगे कौन कौन से हर जिले में अलग अलग खंड काव्य आप पढ़ते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है एक ही खंड काव्य आपके पूरे बोर्ड में, उत्तर प्रदेश जो यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड जो है, वो आपके पाठ्यक्रम में कुल 9 खंड काव्य हैं। उन 9 खंड काव्य का अलग अलग जिलों में कौन कौन से जिलों में वो पढ़ाया जाएगा, इसके लिए हम आपको बताएंगे, अभी विस्तार से देखेंगे। तो आपको ये समझ लें कि खंड काव्य की जो कथा वस्तु है और खंड काव्य के प्रमुख पात्र हैं, इनका चित्रण आपसे चारित्रिक विशेषताएं पूछी जाएंगी और वो चारित्रिक विशेषताएं भी आप 80 शब्दों में कम से कम आप देंगे और आप हेडिंग डाल करके उनका उत्तर देंगे। इस तरह से वो भी 5 नंबर का प्रश्न होगा।
और एक ही प्रश्न आपको करना है। 2 प्रश्न इसमें आपसे पूछे जाते हैं, 2 में से कोई एक करना होगा आपको 5 नंबर का। चलिए, अभी तक आपने जाना है ये खंड का था। अब खंड खा आपको देखते हैं, ये 50 नंबर का खंड खा के अंतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये खंड खा के अंतर्गत 50 नंबर के प्रश्न होंगे। खंड खा के अंतर्गत एक पुस्तक आपकी है जिसका नाम है संस्कृत दिग्दर्शिका, दूसरी है काव्य के तत्व और तीसरा है हिंदी संस्कृत व्याकरण। ये 3 चीजें हैं, तीनों का आप विशद रूप से आप समझ लीजिएगा कि संस्कृत ये पाठ्यक्रम में निर्धारित जो पाठ्य पुस्तक आपकी है संस्कृत दिग्दर्शिका, इसका गद्य एवं पद्य 2 चीजें हैं। गद्य में कुछ आपके पाठ दिए गए हैं और पद्य के जो पाठ हैं उनमें श्लोक दिए गए हैं। तो ये गद्य आपका एक पूछा जाएगा जिसमें से 2 गद्य आएंगे, एक गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। इस संदर्भ, अब देखिए संदर्भ कभी कभी क्या पूछा जाता है, ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिएगा। तो ससंदर्भ का मतलब क्या होता है और संदर्भ खाली, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, उसको समझ लें। संदर्भ जब आप खाली पूछा जाए संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए, तो संदर्भ लिखना है और अनुवाद करना है। यदि आपसे पूछ लिया गया है ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिएगा, तो ससंदर्भ का तात्पर्य होता है कि संदर्भ भी लिखना है और उसके बाद प्रसंग भी लिखना है, उसके बाद आपको अनुवाद करना होता है। तो आप समझ गए होंगे। इस तरीके से ये आपका संदर्भ 2 नंबर का होगा और पूरी अनुवाद जो है 5 नंबर का, दोनों मिलाकर के 7 नंबर का। और इसी तरह से पद्यांश आपको श्लोक दिए जाएंगे, उस श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करेंगे। जब आप संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करेंगे तो संदर्भ आपका 2 नंबर का और अनुवाद आपका 5 नंबर का, दोनों मिला करके ये 7 नंबर का ये भी हो गया। अब इसके बाद देखिएगा कुछ हमारे जो सामान्य हिंदी के ही विद्यार्थी हैं, ये देखिए लोकोक्तियां और मुहावरे आपसे पूछे जाते हैं। तो लोकोक्तियां और मुहावरों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है अर्थ और दूसरा पार्ट होता है वाक्य प्रयोग। तो अर्थ जब आप लिखेंगे तो अर्थ का 1 नंबर होता है और वाक्य प्रयोग का भी 1 नंबर, दोनों मिला करके 2 नंबर का हो गया। इसी तरह से जो आपको दिया गया है 11 से लेके 12, इनमें जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ होंगे। इसमें भी वे 1-1 नंबर के प्रश्न होते हैं। तो कैसे आपसे पूछे जाएंगे, इसमें संधि पूछी जाएंगी। संधियों में दीर्घ स्वर संधि है, गुण स्वर संधि और यण स्वर संधि, अयाद स्वर संधि। ये आपकी किन्हीं 3 संधियों से संबंधित शब्दों का संधि विच्छेद आएगा और वो संधि विच्छेद के आपके नीचे उत्तर भी दिए जाएंगे। तो विकल्प दिए जाएंगे, उन विकल्पों में से कोई एक सही होगा तो वो आपको 3 नंबर का होगा। कितने का होगा? 3 नंबर का। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का। अगला देखिएगा, संस्कृत शब्दों में विभक्तियां आपसे पूछी जाएंगी। विभक्तियों की पहचान करना है। जैसे एक वाक्य दे दिया गया, उसमें कोई शब्द है उसको अंडरलाइन कर दिया गया और उस रेखांकित अंश को आपसे पूछ लिया गया इसमें कौन सी विभक्ति है, तो बताइएगा। तो विभक्ति की पहचान करने के लिए इसमें भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। और इसके बाद संज्ञा शब्द के रूप आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए 3 संज्ञा शब्द के रूप वहां पर हटा दिए गए, आपके कोर्स में इस बार नहीं है। ठीक, अगले सत्र में जैसा भी होगा, जो दिशा निर्देश होंगे उसको फिर से बताया जाएगा। तो आप यहाँ पर जान लें कि संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्दों में आत्मन और नामन 2 है ना, इन 2 को आप रट लीजिएगा। और इसमें पूछा जा सकता है कि नामन शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन क्या है, उसको लिखिएगा। या आत्मन शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन क्या होता है, उसको आप उल्लेख करिएगा। इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 2 नंबर का होगा। ठीक, अब आपसे पूछा जाता है शब्दों में सूक्ष्म अंतर। शब्दों में सूक्ष्म अंतर के लिए आपको तैयार रहना है। जैसे आपको बताया था कि एक शब्द होता है स्वान, एक होता है स्वान, दोनों में बहुत थोड़ा अंतर होता है। अंतर क्या है, एक में सीटी सा लगता है, एक में सरौता सा लगता है। दोनों में सुनने में दोनों की श्रुति जो है एक जैसी होती है, स्वान स्वान आप कह देते हैं। और दोनों का अर्थ क्या होता है, अलग अलग है दोनों का अर्थ, उसको आपको स्पष्ट करना है। तो इस प्रकार शब्दों में सूक्ष्म अंतर जो होता है ये भी आपका 2 नंबर का होगा। और अनेकार्थी शब्द आएंगे। अनेकार्थी शब्द, एक शब्द दिया गया है, आपको 2 शब्द दिए जाएंगे या 3 शब्द, उनमें से प्रत्येक के 2-2 अर्थ कम से कम बताने होंगे। तो 2 माने लिखने पड़ेंगे, वो आपको 2 नंबर का होगा। इस प्रकार आपसे अगला पूछा जाता है, ध्यान अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक वाक्य दिया जाएगा। ठीक है, उस वाक्य को पढ़ करके आप एक शब्द उसका लिखेंगे। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि जो परोपकार को नहीं मानते हैं उसे क्या कहते हैं, परोपकार को ना मानने वाला, उसके लिए एक शब्द लिख लीजिएगा। ठीक, तो आपको मिलेगा 2 नंबर इसमें भी। इसके बाद है 2-3 वाक्य दिए जाएंगे। उन 2-3 वाक्यों में क्या क्या गलतियां होती हैं, कहीं लिंग संबंधी गलती है, कहीं वचन संबंधी गलती है, कहीं कारक संबंधी गलती है, कहीं काल संबंधी है, कहीं वर्तनी। वर्तनी माने होता है शब्दों में अशुद्ध
वर्ण आ जाते हैं, उन वर्णों की त्रुटियों को आप ध्यान में रखते हुए आप उसके उत्तर देंगे, 2 नंबर का होगा, कोई 2 करना होता है, ठीक है। अगला है, फिर रस आपसे पूछे जाएंगे। देखिए काव्य के तत्वों में ऐसा आ जाते हैं। अब रस आपसे जब पूछे जाएंगे तो करुण रस है, हास्य रस है, वीर रस है और शांत रस है। इन रसों का स्थायी भाव कभी पूछ लिया जाता है, कभी इनका लक्षण पूछ लिया जाता है और कभी इसके उदाहरण भी, लक्षण और उदाहरण दोनों पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से इसमें भी आपको 2 नंबर का होगा। और इसके बाद अंतिम जो आप देखिएगा अभी, ये अलंकार उसके बाद पूछा जाता है। का नंबर 12 का ये अलंकार, अलंकार में शब्दालंकार और अर्थालंकार 2 हैं। तो शब्दालंकार के बारे में आपको बता दें, शब्दालंकार के भेद आपको अनुप्रास, यमक और श्लेष, इन 3 अलंकारों के लक्षण और उदाहरण आपसे पूछे जा सकते हैं, ये भी आपका 2 नंबर का होगा। इसी तरह से अर्थालंकार है और अर्थालंकार की भी आप 3 इसमें से भी उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, इन 3 अलंकारों के लक्षण एवं उदाहरण आपको पढ़ना है, इससे भी आपको 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आइएगा हम छंद लेते हैं। तो छंदों में आपसे क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछे जाते हैं, उसको आप जान लें। छंदों में देखिए मात्रिक छंद है, 2 प्रकार के छंद होते हैं, मात्रिक होता है और वर्णिक, 2 प्रकार के छंद होते हैं। तो आपको मात्रिक छंद की तैयारी करना है, वर्णिक छंद नहीं। वर्णों की गणना में मत आइएगा। मात्रिक छंद में आप जैसे चौपाई है, दोहा है, सोरठा है, कुंडलियां, ये कितने हो गए, 1 2 3 और 4, ये 4 हैं। इन 4 में से कोई 2 पूछे जाएंगे, 2 में से किसी एक का उत्तर आपको देना है। ये आपको लक्षण भी पूछा जाएगा और उदाहरण, लक्षण और क्या 1 नंबर, उदाहरण का 1 नंबर, दोनों को मिलाकर के 2 नंबर का प्रश्न ये भी हो गया। अब आइएगा पत्र लेखन। पत्र लेखन में आप समझ रहे हैं, पत्र लेखन के अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा, ये आपको 6 नंबर का प्रश्न है। पत्र लेखन जो है 6 नंबर का होता है। नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र भी आ सकता है, या बैंक से किसी व्यवसाय करने के लिए, हमें रोजगार करने के लिए, या स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण प्राप्त करना है, लोन लेना है, तो उसके लिए आवेदन पत्र आप लिखेंगे। आपको इसमें भी ये 6 नंबर का पूछा जा सकता है। या आपको पूछा जाएगा आपके नगर या गांव की सफाई करने के लिए अपने सक्षम अधिकारी को, संबंधित अधिकारी को, आप जैसे गांव के हैं, गांव में रहते हैं, तो गांव के लिए यदि किसी अधिकारी को आपको लिखना पड़ा, तो गांव का अधिकारी कौन होता है, खंड विकास अधिकारी आपका है, या आपका प्रधान है, या आपका वहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी होता है। एक खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको हम वीडियो कहते हैं, और एक होता है वीडियो जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। इनमें से किसी को भी आप लिख सकते हैं और उसका इंडिग्नेशन दे करके ये आपको सफाई करने के लिए प्रार्थना पत्र अगर आता है तो ये भी 6 नंबर का। ये देखिए 3 प्रकार के हैं, तीनों में से आपसे पूछे गए, तो ये 6 नंबर का केवल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 में से 1 का उत्तर देना है, तो ये 6 नंबर का होगा। अगला देखिएगा निबंध। निबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा। निबंध आपका 9 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है, 9 नंबर आपको मिलेंगे। और कैसे, आपको 2 नंबर की उसकी रूपरेखा होती है, उसके बाद आप जब उसको हेडिंग डाल करके पॉइंट टू पॉइंट उसकी व्याख्या करते हैं, विस्तार से लिखते हैं, आपको इन दोनों का मिला करके 9 नंबर का होगा। अब देखिए निबंध पूछे जाएंगे तो किस किस विषय पर है, वो विषय भी पाठ्यक्रम में आपके निर्धारित है। एक विज्ञान है, वाणिज्य है, शिक्षा है, कृषि और सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर आधारित जनसंख्या है, और स्वास्थ्य, शिक्षा या पर्यावरण तो इस पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये आपके 9 नंबर का प्रश्न है। अब अभी तक आप देखिएगा, आपने जान लिया कि कितना कोर्स आपको नहीं पढ़ना है, उसके बाद आपने जान लिया कि कितना कोर्स, मतलब कोर्स में किस किस पार्ट से कैसे कैसे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका आपने विस्तार से अध्ययन कर लिया है। अब आपको हम ये बताने वाले हैं कि किस पार्ट से कौन कौन सा अंश आपको पढ़ना है, ठीक है, इसको आपको ध्यान से देख लीजिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आइए अपनी किताब देख लीजिए, खोल लीजिएगा और पुस्तक में सबसे पहले गद्य भाग खोलिएगा। तो गद्य गरिमा या गद्य भाग के अंतर्गत आप पढ़ेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, इनका राष्ट्र का स्वरूप है। दूसरा पाठ है आपका डॉक्टर हजारी प्रसाद रेड्डी जी का, इन्होंने लिखा है आपके लिए अशोक के फूल। और तीसरा पाठ है प्रोजी सुंदर रेड्डी जी, इन्होंने लिखा है आपके लिए भाषा और आधुनिकता। इन पाठों का आपको अध्ययन करना है। और इसके बाद है अंतिम पाठ, जिसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं, इन्होंने आपके लिए लिखा है तेजस्वी मन के संपादित अंश। बहुत इंपॉर्टेंट ये पाठ है, इसको भी आपको पढ़ना है। और अशोक के फूल राष्ट्र का ये स्वरूप, ये आपको 3-4 पाठ है, ज्यादा नहीं है, इनको भी आपको अध्ययन करना है और इससे पूछा जाएगा। तो अब आइए, अभी ये गद्य गरिमा का आपने देखा है, इसके बाद आप देखेंगे काव्य का।
काव्य हेतु निर्धारित जो पाठ्य वस्तु है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इन्होंने आपके लिए लिखा है पवन दूतिका। तो पवन दूतिका से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसका अध्ययन करना है। दूसरे लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त जी ने, इन्होंने आपके लिए लिखा है कैकेयी का अनुताप, इसको अध्ययन करना है। तीसरा है जयशंकर प्रसाद जी। देखिए जयशंकर प्रसाद जी ने आपके लिए श्रद्धा मनु भी लिखा है, गीत भी लिखा है, और तो इसमें से गीत हटा दिया गया है, केवल आपको श्रद्धा और मन नामक शीर्षक का अध्ययन करना है, इसको विस्तार से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है महादेव वर्मा। महादेव वर्मा जी ने भी आपको इन्होंने गीत के कई अंश लिखे हैं, तो उसमें दुखी पिछली रजनी बीच आप देखिएगा इन्होंने कितना बढ़िया लिखा है, आप इसको देखिएगा। महादेव वर्मा ने आपके लिए गीत लिखा है, तो गीत से आप इसका अध्ययन करना है। उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर, इन्होंने पुरूरा और उर्वशी भी लिखा था, उसको हटा दिया गया था। अब आपको अध्ययन क्या करना है, अभिनव मनुष्य, इसका अध्ययन करना है। और सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नज्ञा जी ने, इन्होंने आपके लिए लिखा है मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा। ये दो जो पाठ हैं, अर्थात इसको शीर्षक ये काव्य हैं, इन हिरोशिमा, इनका आपको अध्ययन करना है। तो अब देखिएगा आपने गद्य का भी अध्ययन कर लिया और काव्य का अध्ययन कर लिया है। अब आप दूसरी पुस्तक है जिसे हम कथा भारती कहते हैं, कथा साहित्य, उसको आप खोलिए और उस पर 3 कहानियां आपको दी गई हैं। कौन कौन सी हैं, ध्यान से सुन ले। पहली कहानी का नाम है जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा विरचित ध्रुव यात्रा, और दूसरी कहानी है पंचलैट। पंचलैट के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। और तीसरी कहानी है ये बहादुर कहानी के लेखक हैं अमरकांत जी। ये आप कहानियों को आप अध्ययन करेंगे, कोई 2 कहानियों में से आपको पूछे जाएंगे, 2 कहानियों में कोई एक कहानी के जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर आपको देना है। ये आपको 5 नंबर का होगा। चलिए आप तक देखिएगा आपने जान लिया है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खंड काव्य में अक्सर कर हमारे बच्चे गलतियां कर डालते हैं। तो खंड काव्य जो होते हैं, देखिएगा आपके 6 खंड काव्य निर्धारित किए गए हैं। पूरे पाठ्यक्रम, पूरे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 6 खंड काव्य पढ़ाए जाते हैं, और कौन सा खंड काव्य किस जिले के अंदर पढ़ाया जाएगा इसके बारे में अब आपको हम बता दे रहे हैं। पहला देखिएगा, पहला खंड काव्य है, आप देखिएगा मुक्त यज्ञ। इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। मुक्त यज्ञ के लेखक कौन है, सुमित्रा नंदन पंत जी। इनका जो ये खंड काव्य है, ये कानपुर जिला के विद्यार्थी, जौनपुर जिले के विद्यार्थी, मुरादाबाद के विद्यार्थी और फैजाबाद, एटा, ललितपुर, इतने जगह के विद्यार्थी मुक्त यज्ञ पढ़ेंगे। उसके बाद सत्य की जीत, ये भी एक खंड का नाटक, हाँ खंड काव्य, ये भी खंड काव्य है, सत्य की जीत। इस खंड काव्य के लेखक है श्री द्वारिका प्रसाद जी, और ये लखनऊ जिला के विद्यार्थी, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर और पीलीभीत, इतनी जगह के स्टूडेंट आपको पढ़ना है सत्य की जीत। उसके बाद आप देखिएगा रश्मिरथी भी खंड काव्य। इस रश्मिरथी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, और इसको वाराणसी के विद्यार्थी, बुलंदशहर के विद्यार्थी, और मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया, ये इतने जगह के जिलों के विद्यार्थी पढ़ेंगे रश्मिरथी। इसके बाद देखिए आलोक व्रत। आलोक व्रत के लेखक हैं श्री गुलाब खंडेलवाल जी हैं। इन्होंने देखिए आपको प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर, सीतापुर, इतने जिलों के विद्यार्थी पढ़ेंगे आलोक व्रत। ठीक है, अगला देखिएगा है त्यागपथी के लेखक हैं श्री रामेश्वर शुक्ल जी। इसको जितने भी आगरा के विद्यार्थी हैं, गोरखपुर के हैं, गाजीपुर के हैं, बरेली जिला के हैं, या सुल्तानपुर जिले के हैं, जौनपुर जिले के हैं, लखीमपुर खीरी के हैं, गोंडा जिला, शाहजहांपुर, बाराबंकी जिलों के विद्यार्थी सिर्फ क्या पढ़ेंगे, त्यागपथी। बाकी उनको नहीं पढ़ना, सिर्फ एक ही खंड काव्य करना है, अन्य को नहीं करना है। और एक जिले से दूसरे जिले में जो निर्धारित है उसी का अध्ययन करना है, और उसी पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देना भी है। चलिए अब अंत में आता है श्रवण कुमार खंड काव्य है। इसके लेखक है शिव बालक शुक्ला जी, और इनके द्वारा जो विरचित ये जो श्रवण कुमार खंड काव्य है, इसको मेरठ जिला के विद्यार्थी, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच और हमीरपुर, इतने जिलों के विद्यार्थी श्रवण कुमार खंड काव्य पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसी का उत्तर देना है, शेष को छोड़ देना है। ठीक है, कोई एक खंड काव्य का इसमें देना है, कोई एक का मतलब ये स्पष्ट कर दिया गया कि कौन से जिले में कौन सा खंड काव्य पढ़ाया जाएगा। अब देखिए
आपको कुछ और भी कुछ बच्चों ने हमारे ये बताया कि सर हमारा नया ज़िला बना है, उसके लिए आपने नहीं बताया। तो नया ज़िला जो बना है उस ज़िले के में जो पहले पाठ्यक्रम आपको पढ़ाया जाता था, पहले से निर्धारित है पूर्व की भांति, उसी खंड काव्य को आपको पढ़ना है, ठीक है। पहले जो जिला जैसे कि कौशाम्बी और जिला नया बना है, इलाहाबाद और फतेहपुर के बीच में पड़ता है। तो जो इलाहाबाद कौशाम्बी जिला बना है, इस कौशाम्बी जिले में अर्थात इलाहाबाद का हिस्सा ज़्यादा है, तो इलाहाबाद के जो पहले से पढ़ते थे उसी का खंड काव्य का उत्तर देना है। ऐसे ही अन्य का आप देखिएगा। अब आपको हम लेकर चलते हैं खंड खा। संस्कार दिग्दर्शिका एक पुस्तक है, तो संस्कार दिग्दर्शिका के अंतर्गत कौन कौन सी पाठ आपको पढ़ना है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसके अंतर्गत देखिए आत्मा क्यों सर्वज्ञ नामक पाठ है, इसका आपको अध्ययन करना है। दूसरा पाठ है देखिएगा ये संस्कृत भाषा या महत्तम, इसका भी आपको अध्ययन करना है। तीसरा है जातक कथा, इसको भी अध्ययन करना है। चौथा है सुभाषित रत्नाने और महामना मदन मोहन मालवीय पंचशील के सिद्धांत, इनका अध्ययन करना है। इन पाठों पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और अंत में आप बहुत अच्छे से अभी तक आपने पूरे पाठ्यक्रम को देखा है, समझ लिया है। अगर कहीं इसमें गलतियां या कहीं आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करें, नोट करें, उसका हम समाधान करेंगे, सुधार भी करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको इस वीडियो से संबंधित पूरे पाठ्यक्रम को आपको डाउनलोड करना है तो भी आपको बता दिया कि पीडीएफ बना करके आपके कमेंट ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें पीडीएफ हम भेजते हैं, उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। अपने जहाँ स्टडी रूम है उस अध्ययन कक्ष में बकायदा उसको चस्पा कर लीजिएगा, आराम से उसको पढ़ते रहिएगा देख देख करके, ठीक है। अभी कुछ थोड़ा सा रह गया है, आइए उसको भी बता देते हैं। आप अलसाइए नहीं, देखिएगा थोड़ा सा अंश रह गया है परिशिष्ट के अंतर्गत व्याकरण। व्याकरण में आपको शब्द रूप है, धातु रूप है और ये व्याकरण है, ये तीन चीजें इनका भी आपको अध्ययन करना है। तो इस तरह से ये पूरा पाठ्यक्रम जो आपको माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जो निर्धारित किया गया था वो पाठ्यक्रम आपको बता दिया गया है। तो आप पूरी तरह वीडियो में आपने अभी तक क्या सीखा है आप फिर से समझ लें। आपने जान लिया है कि कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए 30% कोर्स आपका कम किया गया है। जो 30% कोर्स कम किया गया है वो कौन कितना कम किया गया उसको बता दिया गया है, जानकारी प्राप्त कर ली आपने। उसके बाद आपने ये देखा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों को आपको बताया गया कि कितने नंबर का प्रश्न है, इसको विस्तार से बताया गया है। अब उसके बाद आपको बताया गया कि आपके पाठ्यक्रम जो 70% है उस 70% पाठ्यक्रम में कौन कौन से पाठ आपको पढ़ना है उनके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। इस तरह से प्यारे बच्चों अब इस का जो आज की जो क्लास थी वो यहीं पे हम समाप्त करेंगे। और अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, वीडियो पूरी देखें और यदि कहीं आपको इसमें कठिनाई समझ में आती है तो ज़रूर हमें कमेंट करें, लिखें और हम उसका समाधान ज़रूर करेंगे, सुधार भी करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज की ये क्लास समाप्त होती है, कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद, नमस्कार।